टॉम सुबह मुंह अंधेरे ही गजा की पट्टी में अपनी टीम के साथ कर्नल की बेटी की तलाश में निकला हुआ था और इसे झाड़ियों में 2 अफराद नजर आ चुके थे। इसने बड़े तरीके से अपने आदमियों को हिदायत दे के इन झाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया था और अब जैसे ही वो दोनों झाड़ी से निकले, टॉम अपने साथियों के साथ इनके सामने आ चुका था। अहमद को तो वो देखते ही पहचान गया था, मगर मेजर अहमद को वो नहीं पहचान सका। इसके अंदाजे के मुताबिक अहमद को कैंप से भगाने में यहूदी फौजी के भेस में किसी एजेंट का हाथ था। अहमद को देखकर टॉम के जख्म गहरे हो गए थे। ये लड़की और इसका साथी बुरी तरह से इसे जख्मी करके कैंप से भागे थे। वो खूनखार नज़रों से अहमद को घूरते हुए आगे आया और इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ अहमद के चेहरे पर मार दिया। यू बिच, तू क्या समझती थी हमारे चुंगल से निकल जाएगी? देखना तेरा वो हशर करेंगे कि तू तो क्या तेरा बाप भी पनाह मांगेगा। वो गुस्से से कफ उड़ाता हुआ बोला। अहमद इसका ज़ोरदार थप्पड़ खाकर नीचे मुंह के बल गिर पड़ी। मेजर अहमद ने तेज़ी से झुककर अहमद को उठने में मदद दी और सरगोशी में बोला, सकीना, इस वक्त इनसे कोऑपरेट करो। मौका देखते ही मैं इस टॉम को यरगमाल बनाने की कोशिश करूँगा। क्या बोल रहे हो तुम? शराफत से सीधे खड़े हो जाओ। टॉम ने ज़ोर से मेजर अहमद की कमर पर बंदूक का दस्ता मारा। मेजर अहमद सीधा खड़ा हो गया और अहमद भी खड़ी हो चुकी थी। अब वो दोनों इन लोगों को घेरे में ले चुके थे। अपने दोनों हाथ ऊपर किए आगे की तरफ चल रहे थे। वक्फे वक्फे से टॉम अहमद और अहमद को धक्के भी मार रहा था। अहमद इन पर हमला करना चाहता था, लेकिन इसे सकीना की फिक्र थी। वो एक माहिर कमांडो था, छलावे की तरह इन्हें मारकर भगा सकता था। लेकिन शायद सकीना ऐसा ना कर पाती और शायद फंस जाती या मारी भी जाती। यही सोच इसे कोई भी एक्शन ना लेने पर मजबूर कर रही थी। वो लोग कैंप की तरफ सफ़र कर रहे थे जब मेजर अहमद ने सकीना को आंख से इशारा किया और तेज़ी से उछलकर आगे चलते टॉम को किक मारते ही इसकी गर्दन में डालकर इसकी पुश्त को अपने सीने से लगा लिया। अपने आदमियों से कहो, हथियार फेंक कर 100 कदम पीछे हट जाएं, वरना तुम्हारी गर्दन यहीं मरोड़ दूंगा। मेजर अहमद गुर्राने लगा। टॉम मेजर अहमद की गिरफ्त में मचल रहा था, लेकिन मेजर अहमद के बाजू का दबाव इसकी गर्दन पर बढ़ता चला जा रहा था। इसकी सांस रुकने लगी थी। इसने फ़ौरन अपने साथियों को मेजर अहमद की बात पर अमल करने का इशारा किया। टॉम का इशारा पाते ही इसके साथियों ने अपनी गन्ने ज़मीन पर फेंक दी और उल्टे कदमों पीछे की तरफ हो गए। अरे अब सकीना, गन उठाओ और मुझे पास करो, मेजर अहमद ने हिदायत दी। अहमद तेज़ी से आगे बढ़ी। इसने अभी एक गन उठाई ही थी कि टॉम इतनी देर में मेजर अहमद को एक ज़ोरदार किक पेट में मार चुका था, जिस पर एक लम्हा को मेजर अहमद की गिरफ्त टॉम पर ढीली पड़ गई और इस एक लम्हे का फ़ायदा उठाकर टॉम मेजर अहमद पर टूट पड़ा। सकीना, मैं इनको यहाँ रोकता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, कोई महफूज जगह जाकर छुप जाओ, भागो। अहमद उर्दू में चिल्लाने लगा और तेज़ी से अपनी गन निकालकर सबसे पहले टॉम पर फायर कर दिया। टॉम जख्मी होकर गिर पड़ा था। मेजर अहमद ने इसके सीने में गोली मारी थी। बहुत देर से साकित खड़े तमाशा देखते टॉम के साथी बाजी पलटते देखकर तेज़ी से अपनी बंदूकें उठाने आगे बढ़े। इतने में सकीना ने भागना शुरू कर दिया था। वो तेज़ी से भागती चली जा रही थी। दूसरी तरफ अहमद एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में ज़मीन पर पड़ी मशीन गन उठाकर इन यहूदियों को मारने में लगा हुआ था। अहमद इनके कई आदमियों को गिरा चुका था और ख़ुद भी इसे बाजू में गोली लग चुकी थी। खून भल भल करके बह रहा था, लेकिन इसे सारी फिक्र सकीना की थी। अगर वो भाग भी जाता तो इन सिपाहियों ने सकीना के पीछे भाग जाना था, इसलिए वो वहीं रुककर एक एक करके इनको शूट कर रहा था। अहमद पूरी जान लगाकर भाग रही थी। वो किसी भी हाल में इन यहूदियों के हाथ नहीं लगना चाहती थी। इसे अच्छी तरह पता था, अगर वो इनके हाथ लग गई तो जान के साथ साथ इज्जत भी जाएगी और वो इसके प्यारे बाबा को भी ब्लैकमेल करेंगे, जो इसे किसी भी सूरत मंजूर नहीं था। बहुत तेज़ी से भाग रही थी। भागते भागते कई झाड़ियों से उलझकर गिर पड़ी थी। इसके हाथों पे चेहरों पे खराशें पड़ चुकी थीं, मगर वो भागे चली जा रही थी। ये वही कैंप का इलाका था जहाँ से वो ईगल के साथ फरार हुई थी। देखते ही देखते वो बहुत दूर निकल आई थी। सामने एक बहुत बड़ी नदी बहती हुई दिखाई दे रही थी। साथ ही छोटा सा सरसब्ज सा कित्ता दिखाई दे रहा था। भाग भाग कर अहमद की टांगें शल हो चुकी थीं। वो इस सरसब्ज दरख्तों के झुंड में घुस गई। चारों तरफ बड़े बड़े बरगद के दरख्त थे। अहमद ने एक बड़े घने दरख्त को मुंतखब किया और उचक कर बड़ी मुश्किल से एक शाख पकड़ी और एक दरख्त पर चढ़ने लगी। स्कर्ट पहने होने की वजह से इसे चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बहरहाल गिरते पड़ते वो दरख्त पर चढ़ चुकी थी और अब एक ऊंचे तने पर घने पत्तों में छुपकर बैठ गई थी।
इसके खूबसूरत चेहरे तकलीफ़ व परेशानी से पुरतकल्लुफ़ थे। अब तकदीर इसे आगे क्या दिखाने वाली थी, वो ये सोच सोच कर परेशान थी। इस वीराने से, अनजान जगह से वो कैसे निकलेगी, किस तरह से अपने घर तक पहुंचेगी, ये सोच सोच कर इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। बिलाशुबा अगर कोई आम लड़की होती तो अब तक सरेंडर कर चुकी होती, मगर वो अमल थी, कर्नल शाहिद की बेटी। वो बड़ी चौकन्ना अंदाज में दरख्त पर बैठी हुई थी। इसका इरादा दिन ढलते ही नीचे उतरकर किसी आबादी की तलाश में निकलने का था। तैमूर अहमद और सकीना को छोड़कर बहुत तेज़ रफ्तारी से दौड़ता हुआ, छलांगे मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैदानी इलाका ख़त्म हो चुका था और अब पहाड़ शुरू हो चुके थे। तेज़ी से पत्थरों को पकड़कर पैर जमाता हुआ ऊपर चढ़ता हुआ चला जा रहा था। इस काम में इसे खासी महारत हासिल थी। पूरा पहाड़ सर करके अब वो दूसरी जानिब उतर रहा था, जहाँ एक खोखला गार मौजूद था जिसके अंदर वार्निंग स्टार छुपा हुआ था। वो स्लाइड करता हुआ नीचे उतरा। ये 3 पहाड़ियों के दरमियान मौजूद एक गार था जो जंगली पौधों से ढका छुपा हुआ था। वो जंगली बेलों को उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बड़ी आन से खड़ा वार्निंग स्टार इसका इंतज़ार कर रहा था। तैमूर तेज़ी से वार्निंग स्टार की जानिब बढ़ा और अपना दायां हाथ इसके स्कैनर पर रखा। तैमूर का हाथ स्कैन होते ही जहाज़ का ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल गया और वो उचक कर अंदर बैठ गया। तैमूर के अंदर बैठते ही वार्निंग स्टार के अंदर ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। छोटी छोटी लाल, नीली, हरी बत्तियां जलने बुझने लगीं। जहाज़ उड़ान के लिए तैयार था। तैमूर ने सबसे पहले ट्रांसमीटर के ज़रिए कर्नल शाहिद से रब्ता किया। ईगल अपना निशाना लगाने को तैयार है। थोड़ी ही देर में सारे टारगेट एक एक करके तबाह होने शुरू हो जाएंगे। ओवर एंड ऑल, तैमूर ने पैगाम दिया। वार्निंग स्टार के ऑन होते ही बेस पर एक खुशी की लहर दौड़ गई और तैमूर का पैगाम नशरियाती लहरों के ज़रिए पहुंच चुका था। ईगल, क्या तुम्हें बैकअप की ज़रूरत है? कर्नल शाहिद की आवाज़ सुनाई दी। इट्स ओके सर, यहाँ इनके पट्टी पर 3 बड़ी चौकियाँ और एक बड़ा कैंप है। मैं बारी बारी इनको आराम से संभाल लूँगा, तैमूर ने जवाब दिया। तुम ठीक 15 मिनट के बाद अपना काम शुरू करो। इससे इनकी सारी तवज्जो मशरकी बॉर्डर से हट जाएगी और ये दुश्मन को ढूंढने गज़ा पट्टी की तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। तुम इन्हें उलझाए रखना, जिससे हम अपनी चौकियों को, जिन पर ये कब्ज़ा जमाए बैठे हैं, वापस हासिल कर लेंगे। ये इन पर एक कारी ज़रब होगी। कर्नल शाहिद ने इसे हिदायत दी। ईगल से बात करने के बाद कर्नल शाहिद ने हंगामी तौर पर तमाम फ़ौजियों को अलर्ट किया। अब वो अपनी फ़ौजी चौकियां छुड़वाने के लिए तैयार थे और बड़े फ़ौजी ट्रकों में बैठकर अपने टारगेट पर रवाना हो गए थे। तैमूर ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और बेल्ट बांधकर स्ट्राइकर हेलमेट पहना। जहाज़ पर नस्ब तमाम कैमरे वायरलेस के ज़रिए इस हेलमेट के साथ मुंसलिक होते हैं। पायलट जिस सिमत भी देखता है, कैमरों का निज़ाम इस हेलमेट पर इस तरफ के मंजर रियल टाइम में दिखा देता है। दुनिया भर की फ़ौजों ने हेलमेट माउंट डिस्प्ले का इस्तेमाल 90 की दिहाई में किया था और इसके बाद से इस हेलमेट में मुसलसल जिद्दत लाई जा रही है। स्ट्राइकर हेलमेट पहने हुए पायलट को जब ज़मीन पर कुछ नज़र आता है तो इसको सिर्फ इस सिमत देखने की ज़रूरत होती है और हेलमेट पर लगे निशान को इस टारगेट पर लाकर सिर्फ बटन दबाना होता है, जिससे इस टारगेट के कोऑर्डिनेट्स पायलट को मिल जाते हैं। पायलट फिर अपने सेंसर्स, कैमरे या हथियार इस टारगेट की जानिब मोड़कर बस एक बटन दबाकर तबाह कर सकता है। तैमूर फ्लाई करने के लिए तैयार था। सारे सिस्टम ऑन थे। तैमूर ने गर्दन सीधी की और देखते ही देखते वार्निंग स्टार बड़ी शान से फ़ज़ा में बुलंद हो गया। 90 के ज़ाविये पर इसने जहाज़ को बिल्कुल सीधा उठाया और फिर तेज़ रफ्तारी से पलक झपकते ही वो अपने टारगेट कैंप पर पहुंच चुका था। तैमूर का इरादा कैंप पर मिसाइल गिराने के बाद फील्ड में जाकर सकीना और मेजर अहमद को पिक करने का था। सऊदी बेस से फ़ौजी ट्रक निकल चुके थे। इस वक्त एक एक करके टारगेट का तबाह होना ज़रूरी था, इसलिए वो कतार के कैंप के जानिब आ गया था। वैसे भी इस काम में इसे बमुश्किल 5 मिनट लगने थे। मेजर अहमद के दाएं शाने में गोली लगी थी, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी महारत से चुन चुनकर इन यहूदी सिपाहियों पर फायरिंग कर रहा था। वो पाक फ़ौज का एक ट्रेन कमांडो था। इसके आगे टिकना इतना आसान नहीं था। इसके शानों से बुरी तरह खून बह रहा था, मगर वो हर ज़ख्म, हर दर्द से बेनियाज झुकाई दे देकर अपनी पोजीशन चेंज करते हुए तेज़ी से फायरिंग कर रहा था। एक गोली इसकी टांग को भी छूती हुई निकल गई थी, जिससे वो थोड़ा लड़खड़ा कर गिर पड़ा।
मगर फिर तेज़ी से उठकर सामने पड़ी मशीन गन उठाकर सारे यहूदियों को भूनने में लग गया। पूरा इलाका फायरिंग की आवाज़ से गूंज रहा था। एक एक करके सारे टॉम के साथी ज़मीन पर गिर पड़े थे। अहमद ने चारों तरफ गौर से देखा। लाशें राशन गिरी पड़ी थीं। खतरा थोड़ी देर के लिए टल गया था। यकीनन गोलियों की आवाज़ कीमत दी गई होगी और वहाँ से कोई ना कोई एक्शन बहुत जल्द होने वाला था। अब सबसे बड़ा मसला सकीना को ढूंढने का था। कहीं वो भागते भागते गलती से भी किसी टीम से आने वाली यहूदी टीम के हाथ ना लग गई हो। अभी मेजर अहमद चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि फ़ज़ा में एक ज़ोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी और दूर से धुआं सा उठता नज़र आया। मेजर अहमद अपनी जगह पर जम सा गया। इसने फौरी तौर पर आसमान की तरफ निगाहें उठाईं। बादलों में से उभरता हुआ एक छोटा सा जंगी जहाज़ इसे नज़र आया। देखते ही देखते वो जहाज़ करीब आकर हवा में मोल्लिक हो गया और इसमें एक सीढ़ी इसके पास लटक कर गिर पड़ी। मेजर अहमद ने फ़ौरन ही जंप लगाकर रस्सी को पकड़ लिया। जहाज़ से ऊपर रस्सी खींची जा रही थी। कुछ मिनट के बाद मेजर अहमद जहाज़ के अंदर था। मेजर, आप ठीक हैं? ईगल ने इसके शाने से खून रिश्ता देखकर कहा। मेजर ने गहरी सांस ली। ईगल, मैं ठीक हूँ। एक गोली शाने में पेवस्त है और दूसरी टांग को छूकर गुजर चुकी है, लेकिन हम मर्दे मुजाहिद हैं। इन छोटे मोटे ज़ख्मों से नहीं घबराते। सकीना किधर है? नीचे पड़े फौजियों को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि आप ठीक ठाक फाइट हुई है। सकीना किधर गई है? बताएं ताकि इसे भी पिक कर लें। तैमूर संजीदगी से बोला। ईगल, इन लोगों ने हमें दायरे में घेर लिया था। मैंने फायरिंग करके दायरा तोड़ा और सकीना को भागने का कहा ताकि वो इनके हाथ ना लग जाए। वो भागती चली गई। हमें इसे ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है वो किसी चट्टान के पीछे या दरख्तों के झुंड में छुपी हो। बस अल्लाह करे इनके हाथ ना लगी हो। मेजर अहमद ने जवाब दिया। तैमूर के चेहरे पर बला की संजीदगी थी। सकीना की गुमशुदगी इसे परेशान कर रही थी। अब तक वो इस लड़की को सबसे बचाता रहा था, मगर अब इसकी गैर मौजूदगी में पता नहीं वो किधर थी। इसने जहाज़ को ऊपर उठाया। तभी इसकी नज़रें दाएं जानिब बैठे मेजर के शानों पर पड़ी। मेजर अहमद का खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। दूसरी तरफ सकीना भी गायब थी। तैमूर ने कुछ सोचते हुए तेज़ी से जहाज़ को तिरछा करके एक कट मारा और पूरी रफ्तार से सऊदी बेस की तरफ रवाना हुआ, जो इस जहाज़ की रफ्तार के हिसाब से बमुश्किल 20 मिनट के फासले पर थी। ईगल, तुम डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहे हो? मेरी फ़िक्र मत करो। तुम इंफ्रारेड के ज़रिए सकीना को तलाश करने का सोचो। मुझे इसकी बहुत फ़िक्र लगी है। वो बहुत अच्छी लड़की है। इसे इन जालिमों के हाथ नहीं लगना चाहिए। मेजर अहमद संजीदगी से बोले। मेजर, आप फ़िक्र मत करें। मैं आपको बहुत जल्द बेस पर उतार कर वापस सकीना की तलाश में जाऊंगा। तैमूर ने जवाब दिया और फिर वायरलेस के ज़रिए बेस पर रब्ता करने लगा। मैडे मैडे, वार्निंग स्टार, नीड ऑपरेशन टू लैंड। कोई भी पायलट मैडे मैडे तभी बोलता है जब इसका जहाज़ या तो क्रैश होने वाला होता है या इसमें कोई बड़ी गड़बड़ आ गई होती है। राब्ता होते ही ट्रैफिक कंट्रोल ने पूछा। तैमूर ने अपनी आईडी और पासवर्ड बताया और साथ ही अपने ज़ख्मी वजूद का बताया। 15 मिनट के अंदर अंदर तैमूर जहाज़ को बेस पर लैंड कर चुका था। वहाँ पर स्ट्रेचर के साथ 2 आदमी तैयार थे। तैमूर ने मेजर अहमद को उतरने में मदद दी और मेजर अहमद के उतरते ही एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसने योग को हाथ लगाया, चेहरे पर हेलमेट पहना और इसे एक्टिवेट किया। अब इसकी नज़रों के सामने लेज़र शुआओं का जाल बिछा हुआ था। वो दूर दूर तक देख सकता था, टारगेट को ढूंढ सकता था। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को आपके सामने लाना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और कमेंट्स में पाक आर्मी, पाकिस्तान और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।